अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। तीन बड़े सियासी आज हमारे ख़ास मेहमान। सबसे पहले सेनेटर हुमायूं मोहम्मद इस्लामाबाद में हम स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमें ज्वाइन किया सेनेटर गौस न्याजी ने, नून लीग के रहनुमा हैं, और रज़ा हारून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। सबसे पहले आज का बड़ा जो वाक़या है, फ़ौज के तर्जुमान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और काफ़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिन्होंने 9 मई से मुतल्लिक़ फ़ौज के अपने मौक़िफ़ का इरादा किया है। और पहले तो उसी के हवाले से हम बात कर लेते हैं, मगर 9 मई से पहले हमें जो है 5 अगस्त भी नहीं भूलना चाहिए। और 5 अगस्त 2019 के दिन आज़ाद कश्मीर में ख़ास तौर पे और पाकिस्तान में भरपूर अंदाज से एहतजाज किया गया था भारतीय हुकूमत के उस फ़ैसले पर कि जिसके मुताबिक मकबूजा कश्मीर को आइन में तरमीम करके भारत का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया था, उसको एनेक्स कर लिया था, और उसकी जो मतनाज़ा हैसियत जो अक़वाम मुत्तहिदा ने तस्लीम कर रखी थी उसको रद्द कर दिया था। तो इसके ऊपर हर साल ही यौम इस्तिक़लाल कश्मीर पाकिस्तान में मनाया जाता है। तो मुख्तसरन पहले 9 मई से पहले हम अगर उस पर बात कर लें, मोहम्मद साहब आप क्या कहेंगे? 2019 आपके लीडर की हुकूमत थी, आपकी हुकूमत थी, आज आप यौम इस्तिक़लाल कश्मीर को कैसे मना रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस तरह यह है कि कश्मीर ये आज की बात नहीं है। यस, 2019 में जो हुआ, उन्होंने जो अपना एक्ट को रिपील किया और उसको चेंज किया, और बेसिक उसके कॉन्सेप्ट ये था कि वहाँ की जो पूरी जो पॉपुलेशन बेस्ड जो चीज़ें उनको बदल दें। इट वाज वेरी रॉन्ग। अनफॉर्चुनेटली जो यूनाइटेड नेशंस हैं, मेरे ख़्याल में आई डोंट नो कि उनका कोई वाकई कोई मकसद है, वो कुछ कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो जो करते हैं, बाकी लोग जो पावरफुल होते हैं वो उनकी बात ही नहीं मानते और अपना कर लेते। तो इन अदर वर्ड्स, दुनिया में भी इंसाफ बिल्कुल नहीं है। और पीटीआई इसको कैसे मना रही है? देखिए, पीटीआई ऑब्वियसली पीटीआई 5 जो अगस्त का दिन है, उसको तो एक तो कहते हैं ना ब्लैक डे। अच्छा, उसके अलावा हम तो पिच ब्लैक डे के लिहाज से मनाते हैं। अच्छा, कैसे? आज क्या कर रहे हैं आप? क्योंकि उसमें 2 चीज़ें हैं हमारे लिहाज से। पीटीआई से पूछे ना, एज ऑफ नाउ आज के दिन के लिहाज से कहता हूँ, एक जो कश्मीर के साथ जुल्म हो रहा है, वहाँ पे जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है, वो अपनी जगह एक है। उसके साथ सोने पर सुहागा इमरान खान के साथ जो जुल्म हुआ है वो भी है। तो हमारे लिए तो ये डबल एक किस्म का। नहीं, आप इसको मना कैसे रहे हैं आज का दिन? देखिए, इसमें आप कैसे मना सकते हैं? इसमें आपका दिल दुखा होता है। इसमें आप कोई बयान आपकी पार्टी का आज आया हो इस हवाले से? बहुत कोई इवेंट रेजोल्यूशन पास की है सेनेट में आज ही, रेजोल्यूशन विद ऑफ कोर्स जो आपकी जो गवर्नमेंट बेंचेस थे उनके साथ मिल के एक रेजोल्यूशन यूनानिमस पास की है, उसमें किया है। इसके अलावा अगर आप जनरली देखें, आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आप इससे ज़्यादा प्रैक्टिकली आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। हुकूमत में होते हुए नहीं कर सकते थे, तो अभी तो फिर भी आप ऑपोजिशन में। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ करेंगे ना, तो या तो ये है कि आप उसके लिए तैयार हो जाएं कि जी फिर जिस हद तक जाना है उस हद तक जाना है, तो फिर आप सर पे कफन बांध के फिर आप वो कर सकते हैं, तो वह उसके अलग। मगर आज आप ये सवाबी में जो जलसा कर रहे हैं, वहाँ पे भी भारत के जो इस्तेहसाल है मकबूजा कश्मीर का, उसके हवाले से बिल्कुल वो भी एक वजह है सवाबी के जलसे की। नहीं, सवाबी के जलसे का प्रॉब्लम मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कश्मीर का ऐसा, मतलब मैं उसके बेसिस पे मैं उसकी बिल्कुल वो नहीं करूँगा। वो मुकम्मल तौर पे सियासी है, वो पीटीआई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे हो सकता था कश्मीरियों के लिए भी एक बड़ी सी गैदरिंग। देखिए, बात ये कि अगर मैं ये कहूँ कि हो सकता था, उसको मैं वो गलत बात करूँगा। अगर आपने कश्मीर के लिए पूरी तरीके से करना है तो उसका अलग करें, उसको किसी के साथ मिक्स ना करें। That was purely, that jalsa is purely strength of पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हम बता रहे हैं। हम तो ये वो स्ट्रेंथ है, ये वो स्ट्रेंथ है जिससे डरते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पे मौका नहीं दिया। जिससे डरते हुए भारत ने नेक्स्ट कर लिया था कश्मीर। आप कौन सी स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं सेनेटर साहब? देखिए, अब हम तो आज यौम यकजहती मना रहे हैं कश्मीरियों के साथ, और उसी सिलसिले में हमने
ब्लैक बैंड भी न्यू टेलीविज़न के तमाम इदारे में बांधे गए हैं कश्मीरियों से इज़हार यकजहती करने के लिए। मोहम्मद साहब, आपने 804 का हिंसा तो लिखा हुआ है कोर्ट के ऊपर, लेकिन कश्मीर का झंडा ही लगा लेते कोर्ट के दूसरी साइड पे, आपने कुछ भी नहीं किया। मैंने बिल्कुल ये काली पट्टी बांधी हुई थी, वो मेरे ख्याल में जल्दी में आते हुए रह गई है। अच्छा गौस साहब, आप तो हुकूमत में ना, आप भी बेबस हैं ये कश्मीर के हवाले से कुछ भी नहीं कर सकती, नून लीग की हुकूमत भी, क्योंकि आप तो इक़्तिदार में ना, आप कैसे मना रहे हैं, हुकूमत कैसे इस दिन को मना रही है? तकरीरों के अलावा कोई गैदरिंग नहीं है, कोई मुस्लिम लीग नून ने बतौर एक सियासी जमात भी कोई ऐसा जलसा जुलूस नहीं निकाला। मेरे ख्याल में वक्त की बात पहली दफा आपसे ड्यूटी की मुलाकात हो रही है जी जी, और मुझे अच्छा लगा कि आप मुझे इनवाइट किया जी। अब पहली बात तो यह है कि हम कश्मीरियों की सियासी अखलाकी हिमायत पहले भी जारी रखी थी, अभी जारी रखे हुए हैं, और सफारती लिहाज पे हम उनको हर समय मदद करते हैं और करते रहेंगे। यही हमारा डोमेन है। हमने तमाम ज़िला में प्रेस कॉन्फ्रेंसें की और कुछ में रैली में निकली। मकसद ये था कि लोगों को एक बताना था, पाकिस्तानी अवाम को भी नहीं पता कि यौम साल कश्मीर क्यों मनाते, इसमें क्या है। फिर हमने आज सारा मसले को उजागर किया कि जब नरेंद्र मोदी को 2/3 मेजॉरिटी मिली तो उन्होंने नहीं, नून लीग ने क्या किया, नून लीग ने क्या किया आज के दिन? मैं अपनी बात करूंगा जी। हमने रैली निकाली है। जमात ने क्या किया? हमारी जमात में क्या रैली निकाली है जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमारी लीडरशिप ने, और फिर उस पर हाई कमान ले और कश्मीर के साथ यकजहती किया है, उनको हौसला दिया है, उनकी जो तहरीक है उसके अमल के साथ हैं, और इंशाल्लाह उस कश्मीर को हक खुदादारी जो है हम इंशाल्लाह को देख रहेंगे। और अच्छा, अब रजा हारून साहब भी हैं हमारे साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। रजा हारून साहब, आपकी पार्टी ने क्या किया है आज के दिन के हवाले से कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती के लिए? सियासी जमातें मती भाई सिवाय बयानात के और कुछ भी नहीं कर सकती, और अगर आप मजम्मती इजलास कर लें, उससे होना क्या कश्मीर के कौस का। 70 साल से कश्मीर के कौस पे जुलूस, रैलियां, सेमिनार, बयानात, ये सियासी जमातों का काम है। ये सियासी जमातों का मसला है या रियासत का मसला है? इस कश्मीर के मसले को रियासत ने सॉल्व करना है। रियासत में जो हुक्मरान है हमारे, उनके एक्शंस 5 साल बाद भी मती भाई आप यौम इस्तेसाली मना रहे हैं, आप कश्मीरी भाइयों को यही यकीन दिला रहे हैं। मैं छोड़े पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, मुस्लिम लीग क्या कर रही है, आज हुकूमत में कौन है, ये काम तो रियासत का है ना। सही, ये जवाब तो रियासत ने देना है, ये जवाब तो अक़वाम मुत्तहिदा में आज आपके मुशीर ने, एम्बेसडर ने देना है। व्हाट इज ही डूइंग देयर? अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पे अगर अमल नहीं हो रहा था तो हमारा फॉरेन ऑफिस, हमारा यूएन का एम्बेसडर क्या कर रहा है? हम इंटरनेशनल लॉबिंग में कहाँ खड़े हैं? ये मदद करेगी कश्मीर की मती भाई, मेरे और आपके बयानात मदद नहीं करते, ये उनके जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। हम 5-5 साल बाद अगर सिर्फ इस्तेसाल ही मना रहे हैं तो आप सोचे ना कहाँ खड़े हैं। हमने क्या किया था जब इस्तेसाल हुआ था, आप याद करें, हमने रात के जुम्मे के दिन खामोशी के लिए तय कर लिया था कि हम 1 घंटा, ये पता नहीं मुझे याद नहीं, शायद आपको याद हो कि हम इतने घंटे खामोश खड़े रहेंगे। जी हाँ, जुम्मे के जुम्मे दैट वाज आवर रिस्पांस। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मती भाई? सही, ये रियासत के मामला है, रियासत को एक बड़ा फैसला करना होगा, जिस तरह वहां की रियासत ने किया। आप इंडिया को बुरा कहें, अच्छा कहें, जैसा भी कहें, उन्होंने एक फैसला किया, उस पर उन्होंने मंजरामद किया, वो रियासत ने किया। हमारी रियासत उसका जवाब देना। बहरहाल सियासी जमातें इलेक्शन में जब ये कहती हैं हम कश्मीर के मुसलमान भाइयों को आज़ादी दिलवा के रहेंगे, तो वो भी महज बयानात होते हैं और वो भी झूठ होता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मुझे बताएं मती भाई, मुझे बताएं, जज्बात सेट की बात करते हैं ना, साफ है जज्बात से कैसे करेंगी सियासी जमातें? चलें, सही, क्या करेंगी? चले बोल दिया क्या करेंगी यार? हम किसी इशू को उस तरीके से, उस प्लेटफॉर्म पे, उसके उस डोमेन में रिजॉल्व ही नहीं करना चाहते ना। बिल्कुल, हम हर इशू को ला करके यहाँ फेंक देते हैं। दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल इशू। आपकी एक बात तो दुरुस्त है कि सियासी जमातें सिर्फ सियासत कर सकती हैं, बयानात दे सकती हैं और कुछ भी नहीं कर सकती। हत्ता कि जो तरक्याती मामलात हैं, तरक्याती काम हैं, तालीम है, सेहत है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके लिए भी सियासी जमातें कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि आज फ़ौज के तर्जुमान ने इस हवाले से भी इन शोबों में भी अपनी कारकर्दगी की रिपोर्ट जारी कर दी है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और फिर बताएंगे कि फ़ौज ने पाकिस्तान की मईशत, तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या क्या काम किए हैं, और इस हवाले से जो तफसीलात फ़ौज के तर्जुमान ने बताई हैं वो भी आपके सामने रखते हैं।
वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। फ़ौज के तर्जुमान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक फ़ौज की सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मईशत के हवाले से जो कारकर्दगी है उसकी रिपोर्ट तो जारी कर दी है, अवाम के सामने रख दी है। मगर इसके साथ साथ जो मुल्क की अमूमी सियासी सूरत हाल है उसमें एक और बड़ा बयान भी सामने आया है और कहा गया है कि 9 मई के मुल्ज़मान को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। फ़ौज के तर्जुमान ने एग्जैक्टली क्या कहा, आपको सुनाते हैं। इस मौजू पे जो फ़ौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है, जो 7 मई की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। तो जी मोहम्मद साहब, फ़ौज के तर्जुमान ने तो कह दिया है, बाकी कोई माफ़ कर भी थे तो फ़ौज नहीं माफ़ करेगी आपको, क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने कब कहा है कि जिन लोगों ने 9 मई के अंदर वो किया है, ये तोड़ फोड़ किए, जलाओ घेराव किया है, उसको माफ़ी मिलनी चाहिए। हमने कब कहा है? हमने कभी नहीं कहा। हमने एक बात ज़रूर कही है कि जिन लोगों को आपने पकड़ा है या जिन लोगों को आप समझते हैं इन लोगों ने किया, उनके खिलाफ आप प्रूफ लेकर आओ, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ लेकर आओ। अगर वो बीच में इन्वॉल्व है, सज़ा दो। अगर बीच में इन्वॉल्व नहीं है तो उनके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। मैं मिसाल देता हूँ, इस जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं, ठीक है, वो इस वक्त उनकी सेहत भी ठीक नहीं है और ये याद रखिए कि CRPC 497 के तहत अगर एक औरत हो और चाहे नॉन बेलेबल ऑफेंस हो, उसको हुकूमत उसको छोड़ सकती है। हार्डशिप जैसे नवाज शरीफ साहब के केस में हुआ। एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सरफराज चीमा जो हैं, उनके साथ वो बीमार। चलें, आप ये बताइए, इससे तो ये भी मैसेज आज क्लियर हो गया ना कि जो आपके लीडर इमरान खान ने मुज़ाकरात के लिए फ़ौज से कहा था कि हम कमेटी बना रहे हैं, तो वो मुज़ाकरात वाली बात भी फ़ौज ने मुस्तरद कर दी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो इमरान खान ने बात की, अगर आप मुझसे पूछे ना, PTI से ज़्यादा ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत है कि वो इमरान खान के साथ डिस्कशंस करें। अच्छा, उसकी वजह है, मतलब आप फौज को सियासत में नहीं घसीट रहे हैं? देखिए, फौज सियासत में है। अच्छा, अभी आपने बताया हुआ है कि ये तालीम शालीम, देखिए ये वैसे भी उनका कॉन्स्टिट्यूशनली उनका काम नहीं है। सही। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से देखें, दिस इज नॉट देयर डोमेन। अच्छा, कि वो कहें कि जी हमने DHA में, आपके दौर में ये नहीं कर रहे थे सारे। देखिए, वो हमारे दौर में नहीं, वो पिछले कई अरसे से कर रहे हैं, हर टाइम से कर रहे हैं। नंबर 2, एग्रीकल्चर उनमें काम, उनका कोई काम नहीं है एग्रीकल्चर में। उनका किसी इस किस्म के किसी बिजनेस या वेंचर में उनका कोई, अगर आप देखा जाए सही मानों में, एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है वो उनका नहीं है। तो आपने क्यों नहीं रोका उनको? देखिए, आपने भी नहीं रोका। आप आज बैठे हुए हैं, आप आज जलसा नहीं दिखा रहे ना, आप लोग नहीं, क्यों नहीं दिखा रहे जलसा? वजह बताए ना क्यों नहीं दिखा रहे, समझ आ गई? अच्छा, अब मैं आगे बात बताता हूँ। इस वक्त पाकिस्तान की जो हालत है, उसको स्टेबलाइजेशन के लिए जिस पिलर की ज़रूरत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। क्यों? ये वाहिद पार्टी है जिसके पास अवाम का मैंडेट है। चले, वो मुज़ाकरात करें या ना करें, आप ज़बरदस्ती फौज से मुज़ाकरात करें? नहीं, देखिए, अच्छा, इस वक्त मुझे एक बात बताएं, आप किससे मुज़ाकरात करेंगे? ठीक है, अगर फर्ज करें कोई बंदा आपके पास, एक मिनट है जाए, अभी चाइना में आपका वक्त किया था हुकूमत का, आपने वहां जाके लोगों की वो बॉडी लैंग्वेज देखी थी कि किसके साथ हाथ मिलाते हैं, कौन कैसा लग रहा था? देखिए, आप ये याद रखें, जब आप कहीं जाके बात करेंगे आप देखेंगे कि एक्चुअल डिसीजन मेकर कौन है, आप उनके साथ बात करेंगे। अब आप बात बॉडी लैंग्वेज पे आ गई है तो मेरे ख्याल में आगे चलते हैं। सेनेटर गौस नियाज़ी साहब, 9 मई के हवाले से जो फौज का मौक़िफ़ है, आपकी नून लीग की हुकूमत को भी फिर मजबूरन वही मौक़िफ़ अपनाना पड़ेगा या आप कोई माफ़ी तलाफ़ी पे जा सकते हैं? देखिए मसीद जान साहब, अगर मेरा कहना है कि अगर 9 मई के जो वाकई मुल्ज़मान हैं, उन पे सबूत हैं इदारों के पास, फिर उनको सजा मिलनी चाहिए, उनकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कि खाली कोई नारेबाजी नहीं की थी, उन्होंने प्रैक्टिकली उन शहदा की यादगारों की भी रुमती की, वहाँ की तस्वीरों को फाड़ा, और कमांडर हाउस से हमला किया, तो उन्होंने तो बड़ी किस्म की बगावत की थी, बगावत के हालात साबित किए थे। अलबत्ता अगर कोर्ट से भी कोई बेगुनाह साबित होता है तो उसको माफ कर दिया जाए,
बाकी यहाँ तो खान साहब का तल्लक है, खान साहब को बहरहाल बेगुनाह साबित होने पे तो आपकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं होगी। माफ़ी तो ज़रूरत ही तब होती है कि लोग पशेमान हों और उसकी बुनियाद पे हुकूमत फराखदिली का मुजाहरा करते हुए गुमराह नौजवानों को या कारकुनों को माफ़ कर दें, ख़ास तौर पे जब उनके पीछे कोई मुनज़्ज़म ऐसी साजिश का अंसर भी शामिल ना हो। मुख्तसरन ये बताते हैं आपको कि आज फ़ौज के तर्जुमान से एक सवाल किया गया, ख़ास तौर पे उन मंसूबों के हवाले से जो फ़ौज के तर्जुमान के मुताबिक मुल्क की मईशत, तालीम और सेहत के शोबों में फ़ौज के इदारे ने शुरू किए थे। पहले वो मंसूबों का मुख्तसर आपको खुलासा बता दें। अफवाज पाकिस्तान के अवामी फलाह बहबूद के जो मंसूबे आज तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए, उसके मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से 8 लाख एकड़ जो बंजर ज़मीन है उसको ज़ेर काश्त ला रही है। और उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हदायत पे DHA कोयटा, पेशावर, मुल्तान और इस्लामाबाद में 3000 से ज़्यादा नौजवानों को IT हब में रजिस्टर किया जा चुका है, IT हब। और फिर 2022-23 में टैक्स और ड्यूटीज़ की मद में भी अफवाज पाकिस्तान ने बड़ी कंट्रीब्यूशन की है मुल्क की मईशत में, और तर्जुमान के मुताबिक तकरीबन 100 अरब रुपए टैक्स की मद में भी फ़ौज ने जमा कराए हैं। और जबकि पाक फ़ौज के जो रफ़ाई और झेली इदारे हैं, जो कारोबारी इदारे हैं, ऑब्वियसली तकरीबन 260 अरब रुपए टैक्स और ड्यूटीज़ की मद में कौमी ख़जाने में जमा कराए हैं। और पाक फ़ौज और इसके ज़ेर इंतज़ाम इदारों ने 22-23 में मजमूई तौर पर 360 अरब रुपए कौमी ख़जाने में टैक्स और ड्यूटीज़ की मद में जमा कराए। सेहत के शोबे में अफवाज पाकिस्तान ने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में सेहत की बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बेशुमार इक़दाम किए हैं। पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मेडिकल कैंपस में 1,15,000 मरीज़ों का मुफ्त इलाज किया। इस हवाले से खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों में भी अफवाज पाकिस्तान ने जो मईशत, तालीम और सेहत के शोबों में तरक्याती काम किए हैं, उनकी तफसीलात भी बताई गई हैं। इन तफसीलात के फ़ौरन बाद हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं लाइक अहमद, उन्होंने फ़ौज के तर्जुमान से बड़ा ही अहम और बुनियादी सवाल किया। वो सवाल भी सुने और फ़ौज के तर्जुमान का जवाब भी सुने, या तो वो सवाल जवाब के मुताबिक था या फिर जवाब सवाल के मुताबिक था, ये फ़ैसला आपने करना है। रोशनी डाली, वीडियोस भी दिखाई हैं। अगर 18वीं तरमीम को बुनियादी तौर पर देखा जाए तो ये काम हेल्थ एजुकेशन के ये काम करने की ज़रूरत है सूबाई हुकूमतों के, और जो SIFC के तहत आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत ज़राअत में काम कर रहे हैं, वो काम है वफाक का। एक तनकीद बहुत ज़्यादा की जा रही है कि आर्मी का हर शोबे में रोल बढ़ता जा रहा है, तो उस तनकीद पर आपका रद्द-ए-अमल क्या है? तो छोड़ दें। देखिए लेकिन भाई बात ये है कि ये पाकिस्तान की फौज है, ये कौमी फौज है। आप ये पहले सवाल करें कि ये इस फौज के जो अफसर हैं, जो इसके जवानान हैं, जो इसके गाजी हैं, वेटरन्स हैं, इसके शहदा के उनकी जो औलादें हैं, वो कहाँ से आती? वो इस मुल्क के तूल अर्ज़ से आती, वो गिलगित से आती हैं, बल्तिस्तान से आती हैं, कोयटा से आती हैं, कश्मीर से आती हैं, मुल्तान से, पिंडी से, शहरों से, गाँव से, लकी मरवत से, पेशावर से, हर जगह से आते हैं। वो तमाम मज़ाहिब से भी आते हैं, तमाम मसालिक से भी आते हैं। और सबसे बढ़कर जो समझने की बात है कि वो इस मुल्क के मुतवस्सत इलाकों से आते हैं, मिडिल क्लास से आते हैं, गरीब खानदानों से आते हैं। तो ये जो आपकी फ़ौज है, इसके जो अफसर हैं, इसके जो जवान हैं, ये इस मुल्क का शराफिया तो नहीं है। ये तो वो गुलदस्ता है जो कि मुतवस्सत और गरीब तबकों का है, तमाम रंगों का है, तमाम मज़ाहिब का है, तमाम इलाकों का है, तमाम नस्लों का है। और ये एक मेरिट बेस्ड सिस्टम के तहत काम कर रहे हैं। और इसमें जो अफसर है, जो जवान है, उसकी जो पहली और अव्वलीन भी और आखिरी तरजीह क्या है, वो पाकिस्तान है। जी रज़ा अरुण साहब, पहले तो आपके पास आएंगे, मेरिट पे आते हैं और पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, तो आप बतौर सियासतदान फिर आपका तो कोई काम नहीं रह गया, सारे काम तो फौज कर रही है बज़ाहिर। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक उनका कहना है वो अपनी जगह, लेकिन ये बुनियादी जो साफ़ी ने सवाल उठाया वो दुरुस्त बात है कि पाकिस्तान का आइन और ख़ुसूसन 18वीं तरमीम के बाद ये डोमेन है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का कि वो सेहत और तालीम के मामले में जो अपनी कोशिशें हैं, जो उनकी जिम्मेदारी उसको पूरा करे, जो आवाम के हकूक़ हैं उनको मुहैया करे। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वहाँ कमी कोताही रह जाती है, दूर दराज इलाकों में इनका पहुँचना मुश्किल होता है।
तो अगर उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान, मैंने आपकी पूरी बात सुनी नहीं, आपका क्लिप सुन रहा हूँ तो मुझे अंदाजा हो रहा है, अगर उस एफर्ट को कॉम्प्लीमेंट करती है अफवाज पाकिस्तान और स्कूल तामीर कर रही है, अस्पताल तामीर कर रही है, फील्ड हॉस्पिटल लगा रही है, तो दैट इज गुड, दैट इज फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस अथॉरिटी को अज्यूम नहीं करना चाहिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो है वो ठीक नहीं होगा। ये जिम्मेदारी बहरहाल हुकूमत पाकिस्तान और सूबाई हुकूमतों की ही रहेगी। लेकिन अगर वो वैक्यूम छोड़ेंगे, अगर वो ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे आवाम को और कोई और उस वैक्यूम को फिल करेगा, वो चाहे रिफाई इदारे हो या फलाई तंजीमात हो या पाकिस्तान आर्मी हो या कोई भी इदारा हो, तो फिर वो वैक्यूम पूरा करेगा। जब 2.5 करोड़ बच्चा आपका स्कूल से बाहर होगा तो 2.5 करोड़ बच्चे को स्कूल में तो कहीं ना कहीं जाना है ना, तो कहीं ना कहीं जाना है, बिल्कुल सही। जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। न्याई साहब, आप क्या कहेंगे? फौज के तर्जमान का ये जो तरक्याती कामों के हवाले से अपनी कारकर्दगी उन्होंने बताई है, तो आप नहीं समझते कि सियासतदानों से ज़्यादा तो अफवाज जो है मुल्क की मईशत के लिए काम कर रही हैं? आपकी क्या राय है इस हवाले से? मेरी राय ये है कि हमें आइन के दायरे के अंदर रहते हुए सबको काम करना चाहिए। अच्छा, पहले वो दायरा बता दें, क्योंकि दायरे में आपने बहुत घुमाया है कौम को कि आइनी दायरा, आइनी दायरा। मुझे बताएं, क्या फौज को ये सारे काम करने चाहिए या नहीं? फौज को जो उसको इनमें जो कहता है वो करे। क्या कहते हैं, क्या फौज जो है ये सारे काम कर सकती है जो अभी आपको बताएं? नहीं, आइन में इनका जिक्र नहीं है। अच्छा, आइन में जिक्र नहीं है। तो ये हुकूमत को करने के हैं, सूबाई वफाकी हुकूमत को। हाल बता, अगर फौज में गाइड करे या मार्चेस करे तो ये रोल बिल्कुल बनता है, हम उसका एक्सेप्ट भी करेंगे। मसलन ग्रीन इनिशिएटिव इन्होंने लिया, देखा है, तो ये जो सरकारी जमीन थी पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में पड़ी थी, उनको सिक्योर किया और लीज पे लिए एक एग्रीमेंट के साथ, और ये कहा कि जी यहाँ प्रोडक्शन सही नहीं है, जदीद हम तरीके आपको बताते हैं ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो, अनाज ज्यादा पैदा हो, हमारी गुर्बत कम हो, और हम जो गन्ना वगैरह बाहर से मंगाए थे वो कम हो। ये अगर कायदे इस तरह करे फिर तो ठीक है, लेकिन सोल जिम्मेदारी लेना मेरे ख्याल में ये आइन से इनहराफ होगा। और इसके लिए जिस तरह CFC बनाया तो ठीक है, बिल्कुल। आप समझते हैं कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सियासतदानों के जो वोट हासिल करने का जो इम्कान है, बाकी फिर जो वोटर हैं वो सियासतदानों को किस बुनियाद पे वोट देंगे अगर सारे काम फौज के इदारे ने करने? यही सवाल मैं बुनियादी तौर पे सेनेटर हुमायूं मोहम्मद आपसे भी करना चाहूँगा कि एक तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप कैसे देखते हैं, दूसरा जो उन्होंने मुल्क की तरक्की में फ़ौज के किरदार के हवाले से तफसीलात बताई हैं, ये काम तो आपके दौर में भी होता रहा, बल्कि आपने तो उसको बहुत बढ़ावा दिया और बाद में ये चीज़ें फिर मज़ीद फैल गई। तो अब आप कैसे देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और इस कारकर्दगी को जो फ़ौज ने बताई है? देखिए, अगर आप इन ट्रू स्पिरिट अगर आप देखें, दिस इज एन एडमिशन ऑफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क, एज सिंपल एज दैट। वो काम के हम खिलाफ नहीं हैं, वो काम अच्छा काम है, वो काम क्या उनको करना चाहिए? नहीं, एज सिंपल एज दैट। इसमें घुमा फिरा के करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सच है। और अब अच्छा होगा ये नहीं है, जो अवाम है ना वो इस चीज़ को इंटरफेरेंस के लिहाज से देखेगी। मैं मिसाल देता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान के जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके अंदर प्रोफेशनल लोग काम कर रहे हैं, और वो प्रोफेशनल लोग काम करते हुए कोशिश करते हैं कि वो टॉप पोजीशन पे चले जाएं। उस टॉप पोजीशन पे हम एक रिटायर्ड जज या एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को लाके बिठा देते हैं। मुझे बताया वो एक प्रोफेशनल आदमी जो उस सीट की ख्वाहिश रखता है, उसके साथ क्या हो रहा है? क्या उसके साथ नाइंसाफी नहीं है? क्या हम इंस्टीट्यूशन के साथ ज्यादती नहीं कर रहे? रिटायर्ड अफसरों को तो आपकी पार्टी भी टिकटें देती रही है। देखिए, टिकटें देना और बात है, देखिए टिकटें देना ये पॉलिटिकल पार्टीज का अपना वो है, लेकिन उसके लिए भी एक टाइम पीरियड है, देन वो। लेकिन इस किस्म की चीजें या किसी भी जगह पे कोई चीज हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कितनी अच्छे काम का सही तरीका भी हो सकता है और अच्छे काम का गलत तरीका भी हो सकता है, मगर बुनियादी बात है जिसका काम उसको साजे। तमाम इदारे काबिल एहतराम हैं, तमाम इदारों में पूरे पाकिस्तान के कल्चर की नुमाइंदगी होती है, एज ग्रुप्स की नुमाइंदगी होती है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तमाम इदारे वो काम करना शुरू कर दें जो काम आइन और कानून में उनके करने का नहीं है।
एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे बांग्लादेश में ऐसा क्या हुआ कि वज़ीर आज़म को मुल्क छोड़कर फरार होना पड़ा, और क्या बांग्लादेश में इस वक्त मार्शल लॉ है या फिर जमहूरी निज़ाम। एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बांग्लादेश में भूचाल आ गया है, एक सियासी तूफान है जिसमें वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर फरार होना पड़ा, और ख़बरों के मुताबिक शेख हसीना वाजिद साबिक़ वज़ीर आज़म बांग्लादेश इस वक्त भारत में मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया है बुरहानुल इस्लाम, साबिक़ सफ़ीर पाकिस्तान, जो ख़ुद भी बंगाली हैं मगर पाकिस्तान में रहने का उन्होंने फ़ैसला किया 1971 में, और अपने अहले खाना के साथ 1971 से आज तक पाकिस्तान में ही मुकीम हैं और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की हुकूमत के लिए खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। बुरहानुल इस्लाम ख़ुद बांग्लादेश में कभी बतौर सफ़ीर भी नहीं रहे, मगर उनको बांग्लादेश के माहिर के तौर पे और बांग्लादेश की तारीख़ और सियासत के एक माहिर के तौर पे देखा जाता है और सुना भी जाता है। बुरहानुल इस्लाम साहब, बहुत शुक्रिया सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। सबसे पहले तो बुरहान साहब, अगर आप ये वजाहत कर सकें कि जो कुछ बांग्लादेश में अभी हुआ है, क्या हम उसको बगावत कहेंगे, एक सियासी तब्दीली कहेंगे, और इस वक्त जो सिस्टम है क्या वो एक जमहूरियत का तसलसल है, मार्शल लॉ है, क्या है इस वक्त, क्या सूरत हाल है? ये तो आप एक अवामी तहरीक के ज़रिए से हुकूमत को ख़त्मा हुआ है। आप ये लोग अभी तय करेंगे कि अगला सिस्टम क्या होगा। पुराने सिस्टम से डिपार्चर है, जो डिक्टेटोरियल और रिप्रेसिव रिजीम दूसरे तरीक़े से रन किया शेख हसीना ने, और उसको तो लोगों ने टॉर्पीडो कर दिया। अब देखना है कि स्टूडेंट्स के बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा। ये तो एक मामूली इशू ऐसे ओवरऑल देखे तो ये स्पार्क किया, लेकिन बेसिकली 20-25 साल के गंदी सियासत जो शेख हसीना ने की, उसका एक रिएक्शन है। स्टूडेंट्स तो हिम्मत करके बाहर आ गए, जान देने को तैयार हो गए, तो फिर शेख हसीना को मुसीबत पड़ गई है। पहले आवामी तहरीक जितने चली पिछले 20 सालों में, सबको उन्होंने क्वाश किया, दबाया जबरदस्ती, मार धमके पिटाई के साथ। लेकिन ये जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने गोली के सामने खड़े हो जाने की हिम्मत दिखाई, और गोलियां आप लोगों ने देखी भी होंगे टीवी स्क्रीन पे के सामने खड़े होके 20 फीट के डिस्टेंस पे गोली सीने पे लिए। ये आपने कहीं दुनिया में देखा है? एक आपने 40 साल पहले देखा था बीजिंग में, एक क्या कहते हो, टैंक के सामने एक लड़का खड़ा हो गया था। उसी तरह यहाँ हमने देखा है सरकार के खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ। वहाँ पे तो नताइज कुछ और ही रहे थे बीजिंग में, मगर अब की बार जो सिचुएशन है, आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या बांग्लादेश में सियासी जमातें नाकाम हो गई थी, और जो तलबा यूनियंस हैं, ये तलबा यूनियन का वजूद था जिसकी वजह से अवाम जो है अपने हकूक़ के लिए खड़े होने को तैयार हो गई और कामयाब भी हो गई? नहीं, बेसिकली रिप्रेसिव रिजीम थ्रू दोज क्रोनीज इन पुलिस एंड मिलिट्री एंड सिविल सर्विस, वो तो क्रैश कर दिया था ऑपोजिशन को। No opposition could stand up against this repressive regime of Sheikh Hasina. तो अभी समझ रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है एक अनोखी चीज है। स्टूडेंट्स ने अपने ऊपर ले लिया छोटे से इशू, कोटा इशू के बेस पे। तो वो जो बाकी जो नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टूडेंट्स के हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के हैं, वो तो नॉन एग्जिस्टेंट थी पिछले एटलीस्ट 10 साल से। ये तो दे नहीं, प्रॉपर इलेक्शंस करवा नहीं रहे थे, धांधलियां होती थी। और इस तरीके से जितने ऑपोजिशन थे, बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट मूवमेंट, जमात इस्लामी, दीज आर 2 बिग पॉलिटिकल पार्टीज, इनको तो उन्होंने एक तरफ कर दिया था। तो पॉलिटिकल प्रोसेस ऐसा वहाँ नहीं है, ये समझे। एक टोटल डिक्टेटोरियल रिजीम वाज वर्किंग। ठीक है। अच्छा बुरहान साहब, एक सवाल ये भी पैदा होता है कि लोग शेख हसीना वाजिद के जो सरकारी रिहाइश गाह है उसके अंदर तक दाखिल हो गए।
क्या बांग्लादेश की फ़ौज अगर चाहती तो क्या तालिब इल्मों को और एहतजाज करने वालों को इतने हसास इलाके में दाखिल होने से रोक नहीं सकती थी आपके ख्याल में? और क्या ये बांग्लादेश की फ़ौज भी बज़ाहिर चाहती थी कि शेख हसीना वाजिद जो हैं वो इस्तीफ़ा दे के चले जाएं, जैसा कि आखिरी लम्हों में कहा गया कि 45 मिनट की डेडलाइन दी गई है इस्तीफ़ा देने के लिए? क्या यही फ़ौज शेख हसीना वाजिद के साथ मिल के बांग्लादेश अवाम के ऊपर जुल्म सतम नहीं डाल रही थी? जी डाल रही थी, लेकिन उन्होंने भी अक्लमंदी इसी में समझा कि इस वक्त अवामी एक सैलाब के सामने खड़े होने का कोई तुक नहीं है, और उन्होंने देखा कि ये तो बच्चे जान देने को तैयार हो गए। जिस तरह जुल्म और बर्बरीत का निज़ाम चल पड़ा है लास्ट 2 वीक्स, तो उन्होंने फिर अक्लमंदी करके पहले खामोश हो गए, फिर एक तरफ हो गए, फिर उन्होंने कहा ये आपसे चलेगा नहीं, मेहरबानी से आप इस्तीफा दीजिए। अदरवाइज ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, आई एम टोल्ड कि ये शेख मुजीब हसीना के रिश्तेदार है, सेकंड कजिन और समथिंग, लेकिन उसने देखा ये अवामी सैलाब के सामने खड़े होके अपने आप को खराब करने की क्या जरूरत है, तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। जैसे आपने बात की कि भाई उनके पैलेस में घुस गए अवामी गवर्नर भवन जिसको कहते हैं, वो तो अवामी गुस्से का इजहार हो रहा था, वहाँ हम उनको रोकने का कोई फायदा नहीं था। आप समझते हैं कि अगर फौज रोकने की कोशिश करती तो अवाम और फौज आमने सामने आ जाते और उससे ज्यादा मसाइल पैदा होते? बिल्कुल सही। फौज अक्लमंदी, मैं ये भी कहूँगा कि इन्होंने अपनी इज्जत बचाई है। इस तरह के माहौल में उनके खिलाफ खड़े हो जाना किसके फायदे के लिए? ना उनको फायदा होना था ना उनको। अब ये बता दें कि डिक्टेटर को फायदा दे रहा। तो आपको क्या नजर आ रहा है, अब ये अबूरी हुकूमत बन जाएगी और इलेक्शंस हो जाएंगे? और इस वक्त का जो सिस्टम है, जो मेरा पहला सवाल था, क्या ये जमहूरी तसलसल है या अब मार्शल्ला है? ये है क्या इस वक्त? नहीं, मार्शल्ला बिल्कुल नहीं है, और मार्शल्ला को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बेसिकली इनको जाना होगा इलेक्शन पे। इंटरिम गवर्नमेंट ये जनरल किस किस्म के लोगों को दाखिल करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगे। ठीक है, अभी मैं सुन रहा हूँ लाइव ये जो बांग्लादेश क्या ये जो अबूरी हुकूमत होगी ये फौज की मर्जी की होगी या नहीं? ये मैं बताने लगा था, लाइव में सुन रहा हूँ स्टूडेंट लीडर्स कह रहे हैं ये जो हुकूमत में हम बताएंगे, हमारे साथ जो आवाम ने साथ दिया, हम मिलके बताएंगे किस किस्म की हुकूमत और किन को शामिल करें। बेशक स्टूडेंट यूनियंस का, स्टूडेंट लीडर्स का, नौजवानों का, और ख़ास तौर पर बांग्लादेश में जहां 90% से ज़ायद तालीम की शरह है, लिटरेसी रेट है, वहाँ पे नौजवानों ने अपनी किस्मत अपने हाथ में ली है। और इसी तरह पाकिस्तान में भी अगर सही मानों में जमहूरियत को तसलसल देना है, फाशिज़म के ख़िलाफ़ जंग लड़नी है, तो तलबा यूनियंस को पाकिस्तान के अंदर भी वापस लाना, बहाल करना इंतहाई ज़रूरी होगा। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।